हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो गुप्तेश्वर पांडे अपने इरादे कब तक गुप्त रखेंगे, कब वो राजनीति में आएंगे, कब वो इस बात का ऐलान करेंगे, इसको लेकर एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज जारी है। आज गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट लेने के बाद कहा कि वो राजनीति में आए हैं, अभी नहीं आए हैं। राजनीति में आने का फैसला उन्होंने अभी नहीं किया, इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। गुप्तेश्वर पांडे ने साफ किया कि उनका सुशांत केस से राजनीति में आने या रिटायरमेंट लेने का कोई भी लेना देना नहीं है। साफ किया गुप्तेश्वर पांडे ने कि राजनीति में जाऊंगा तो सबको बताऊंगा। राजनीति में जाने का या ज्वाइन करने का कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक उन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया है। ये फैसला अगर वो लेंगे तो अपने लोगों से बात करके लेंगे। देखिए, संकेत जरूर दे रहे हैं कि वो राजनीति में आएंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि राजनीति में आना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन वीआरएस क्यों लिया है इसको लेकर पत्ते अभी नहीं खोल रहे। सर ये बताइए, राजनीति में जो जाने की बात है, राजनीति में आने की बात अभी नहीं की है। मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। अभी न मैं राजनीति में आने की बात कर रहा हूँ, न कोई पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ, न चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ। ये मीडिया के स्पेकुलेशंस हैं। जब आना होगा तो बोल करके आऊंगा, आपको बुला करके बता। अगर जाना भी हो कौन सी पार्टी में जाए? अभी जाना होगा, ये तय करेंगे तब हम बता देंगे। एक जो बात है कि यहाँ पे अभी भी बोल रहे हैं कि पक्का नहीं है कि राजनीति में जाएंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अभी बोला कि जनता से पूछेंगे, क्योंकि बेगूसराय और बाकी जगहों से भी लोग आ रहे मिलने के लिए, उनके ऊपर दबाव है कि ये राजनीति में आए, तो जनता तय करेगी तभी हम राजनीति में आएंगे, वरना जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज पटना। तो गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी कहा कि राजनीति में आना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं वे। हम उन लोगों से बात करेंगे ना हमें क्या करना है। और चुनाव में जाना या राजनीति करना कोई पाप नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इलीगल नहीं है, अनइथिकल नहीं है। तो हम तय करेंगे, अपने लोग बोलेंगे तो जाएंगे। तो गुप्तेश्वर पांडे अपने इरादे गुप्त रख रहे हो, लेकिन रॉबिन हुड की छवि बना चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे। आखिर क्यों इन्हें रॉबिन हुड पांडे के नाम से जाना जाता है? एबीपी न्यूज के प्रकाश कुमार के साथ इनकी बेबाक बातचीत में आप सुनिए, जानिए और समझिए रॉबिन हुड पांडे को रॉबिन हुड पांडे क्यों कहा जाता है। नहीं बनाएंगे। लोग कैसे आपके पास पहुंच जा रहे हैं इतनी संख्या में? आप इनसे पूछिए। देखिए, हमारे यहाँ होली होता, दिवाली होता, दशहरा होता, यही मेरे सगे साथी हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग। मेरे घर में कोई वीआईपी नहीं आता, कोई आईएएस नहीं आता, कोई आईपीएस नहीं आता, कोई विधायक नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता। बच्ची जो है बोली कि ये गुप्तेश्वर पांडे है और बिना कुछ पूछे हुए सिर्फ कैसा बीता ये कहने लगी कि बहुत मदद की हम लोग को। छोटी बच्ची है, क्लास 2। अच्छा, मैं मिल लेता हूँ। बेटा, हमको पहचानते हो आप? हाँ। कौन है हम बेटा? गुप्तेश्वर पांडे जी। कैसे नाम जानती हो बेटा? सब सुने हैं कि न्यूज में सब सुने हैं। ठीक है। घर परिवार सब आप लोग की कृपा से हम जितना सेवा किए उससे संतुष्ट है ना? वही तो हम सब जगह साहब नाम लेते हैं। हम घर घर जाते हैं, कहते हैं साहब जो है सो हमारे हमको 3 महीना जो है सो भोजन दिए हैं घर में दोनों टाइम। बहुत ज़्यादा मदद मिली थी इनसे। 3 महीना तक हम लोग को राशन भी दिए और प्लस में लंच खाना भी जाता था वहाँ। आपको एक मौका मिला, शराबबंदी के दरमियान आप गांव-गांव तक पहुंच रहे थे, आपने पैदल पदयात्रा की, पुलिस में थाने पे भी गए थे। आपको लग रहा है कि ये शराबबंदी अभियान और शराबबंदी जो कानून बनाया गया है वो सफल है या असफल? किसी भी पेशे में देखिए ऐसे लोग हैं जो उनका जीवन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मूल उद्देश्य है उससे हट करके इतर काम करते हैं। ऐसे पुलिस में भी हैं, ऐसे एक्साइज में भी हैं। अब तो हमने आदेश कर दिया कि शराब के किसी मामले में संलिप्तता आपकी पाई गई, पीते हुए, पिलाते हुए, बेचते हुए, बेचवाते हुए, किसी शराब तस्कर के साथ मिलीभगत रखते हुए, तो हम 311 हमने कहा सीधे डिसमिस। केवल शराबबंदी नहीं, ड्रग, पूरे देश की युवा पीढ़ी, किशोर पीढ़ी बर्बाद हो रही। आप इस मामले में बड़े ही चर्चा में आए थे जब रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली के खिलाफ में मामला दर्ज कराया गया था राजीव नगर में। बहुत सारे सवाल उठे थे और आपने हर सवाल का जवाब दिया था। मैं सुशांत के घर गया था उसके पिताजी से मिलने।
देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं। हम अभी ये एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं हमें मौका दो, हीरो बनाएंगे, माला पहनाएंगे, जिंदाबाद करेंगे। पर आपको लगा था कभी कि ये ड्रग माफिया इसके पीछे होगा? उस समय तो नहीं लगा था, लेकिन बाद में जब ये केस हुआ, जब हमारे पुलिस पदाधिकारी गए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार देखा, जब और उसके बाद में जब एक आईपीएस अफसर को भेजा, उसके साथ जो मिसबिहेव हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है, देश ने देखा। ऐलान कर दिया कि आपको नहीं देंगे ना, काम नहीं करने देंगे ना, और आईपीएस अफसर भी भेजिएगा तो उसको वही हाल करेंगे, क्वारंटीन कर देंगे। अब तो किसी और को भेजेंगे, उसको भी क्वारंटीन कर लोगे आप। रात में मिडनाइट में जाकर के ठप्पा ला के कैदी की तरह बोलते हो कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद मेरे मन में बहुत गहरे ये बात बैठ गई कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और ये राज अब खुलना चाहिए। उसी के बाद मैं आक्रामक हो गया, क्योंकि सुशांत केवल बिहार का बेटा नहीं था, वो देश का बेटा था। अब पूरे देश की संवेदना अब उसके साथ जुड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। जी, उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। आपने राजनीतिक अपरिपक्वता अपने अंदर में देखा, वो झलक देखी, कच्ची राजनीति को आपने समझा था। क्या चुनाव के बाद या फिर चुनाव के पहले या डीजीपी रहते आप राजनीति में क्या अब अपने आप को परिपक्व मान रहे हैं, क्या सकते हैं? हम राजनीति के एकदम कच्चे खिलाड़ी हैं। अभी भी मुझे राजनीति नहीं आती। राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति में हैं, जो झूठ नहीं बोलते, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और सफल हुए हैं। ऐसे लोग ही मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि नहीं, बिना झूठ बोले भी राजनीति में सफल हुआ जा सकता है। और जो ये आप पूछ रहे हैं प्रकाश जी, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। मैं गुस्सा हो जाता हूं क्योंकि हमसे सैकड़ों लोग ये पूछते हैं, खासकर मीडिया के लोग। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। आप पूछ रहे हैं कि आप राजनीति में, डीजीपी रहते कैसे कोई राजनीति में आ सकता है, बताइए। 34 साल के सेवा अवधि में एक भी कोई आदमी, खुली चुनौती बोल रहा हूं, कोई आदमी बता दे मेरा एक भी कोई काम मैंने किया हो, कोई फाइल पर आदेश किया हो जिसमें कोई राजनीति हो, किसी दल को फायदा पहुंचाने की, किसी दल को नुकसान पहुंचाने की चुनाव में कोशिश की हो। तो डीजीपी रहते हुए राजनीति में कैसे आऊंगा? डीजीपी से हटने के बाद ही आ सकता हूं। देखिए, मेरे जीवन में कुछ भी प्लान ढंग से हुआ ही नहीं आज तक। 2009 में छोड़ने के बाद भी आप फिर से आईपीएस बन गए। सोच भी नहीं सकता था कि मैंने बीआरएस ले लिया, उसके बाद फिर सेवा में आ जाऊंगा। आ गया, क्या होगा ये आप देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। आपने इस्तीफा दे दिया था, वो क्यों? 2009 में इस्तीफा दे दिया था इसलिए कि देखिए, ये सवाल बहुत लोग करते हैं। मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, और उस समय तक आप देखिएगा तो मैंने अपनी एसपीगिरी समाप्त कर ली थी। नालंदा मेरा अंतिम जिला था, उसमें इतनी मेरी पब्लिक कनेक्टिविटी हो गई, वो इमेच्योरिटी थी, इतनी मेरी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में हो गई कि मुझे इस बात का गरूर हो गया, मुझे ये गुमान हो गया था कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूं कि मुझे अब राजनीति में आना चाहिए। गया तो मुझे लगा कि मुझे क्या किसी पार्टी की टिकट की जरूरत है, मैं तो अकेला जाऊंगा, कहूंगा कि आपका उम्मीदवार बन के आया हूं, सारे लोग वोट दे देंगे। लेकिन जब मैं गया, वहां लोगों से मिलने लगा, तो जितने मेरे शुभचिंतक थे उन्होंने बताया कि आज की चुनावी व्यवस्था में आप बिना किसी राजनीतिक दल के साथ आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, मैं कितना मूर्ख था। भोला भी शब्द उचित नहीं, लेकिन मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, किसी से टिकट नहीं मांगा, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की, किसी के साथ पॉलिटिकल डायस मैंने शेयर नहीं किया, और कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया। इस बार कोरोना काल में अलग तरीके का चुनाव होगा। आपको लग रहा है कि इस चुनाव में धांधली होने की करने की कोशिश की जाएगी? धांधली तो पत्ता नहीं हिलेगा। मैं हर चुनाव में ये बोला हूं, और जहां जहां चुनाव हुआ है, आप बाइट निकालिए, किसी न किसी मीडिया वालों के पास होगी। मैं एक ही लाइन बोलता हूं, पत्ता नहीं हिलेगा, फेयर और निष्पक्ष चुनाव होगा। चुनौती बहुत बड़ी है कोरोना के चलते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी करना है कि जाकर के अपने पसंद के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट कर सकें। लोग निकलें निर्भीक होकर के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए।
अब कुछ आपके अनछुए पहलुओं पर मैं सवाल पूछूंगा, और वो ये है कि आपके हॉबी क्या है? पेंटिंग, गाना गाना, डांस करना, या फिर कुछ और? मैं डांस करना आता ही नहीं, पेंटिंग आती ही नहीं, लेकिन संगीत से मेरी रुचि है। हारमोनियम बजाने सीखने की कोशिश करता हूँ। कोई इसका प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन मैं शुरू से ही गाने का मेरा शौक है। जहां मौका मिलता है कभी कभी स्टेज पर। हमारे एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए कोई अच्छा सा गाना गुनगुना दे। अभी अचानक आपने बोला, पहले बोला होता तो मैं कुछ याद करके रखता। मैं तेरी भारत माता हूँ, कुछ तो मेरा ध्यान धरो, जाति धर्म के नाम पर लड़कर मत मेरा अपमान करो, मैं तेरी भारत माता हूँ। देखिए, बेबी भोजपुरी से मुझे बहुत प्रेम है। मैंने भोजपुरी तो हमार माने भाषा न है, माने माई है ना, एजे पैदे भइल बानी। आँख खोलनी जब से ओंठ खुलल तब से भोजपुरी बोलता नहीं। भोजपुरी में हमारे लिखल है, अरे केहू न काम आई तब राम काम आई है, केहू न काम आई भगवान काम आई है। मुंह मोड़ ली सभेता, मुंह फेर ली सभेता, ऊहे हमें बचई है, केहू न काम आई तब राम काम आई है। मेरा ही लिखा है। ये जब पहली बार आप वर्दी पहने थे तो आपको क्या महसूस हुआ था उस वक्त, और आज में क्या अंतर महसूस हुआ? अब तो वर्दी उतारने का समय आ गया। जिस में वर्दी है, वर्दी में कितनी ताकत होती है। मैं इतना भोला था, गांव का आदमी। जिस दिन वर्दी पहना समझा कि ऊपर भगवान, नीचे हम, बीच में कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में अनुभव होता गया तो पता चलता गया कि सिस्टम में हम लोग तो एक छोटा सा पेच हैं। हमारी तो औकात ही कम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी औकात है, उस औकात के भीतर भी आदमी निष्ठा से, ईमानदारी से काम करे तो समाज की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। अचानक क्या हुआ, आप डीजीपी रहते हुए अपनी वर्दी उतार करके सीधे नदी में पहुंच गए, नदी के अंदर कूद गए? आ जाओ देख लो। नहीं सर, हम नहीं पहुंचे। हाँ, पहुंचे नहीं। यहाँ तो जमीन मिल ही नहीं रहा। नहीं जाता तो पूरा बिहार जल जाता, और केवल बिहार नहीं जलता, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हो सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी ये हिंसा फैल जाती। आप क्या बात करते हैं? अगर ये अफवाह फैल जाए कि हिंदू लड़के को मस्जिद में काट करके दीन में नरबली दे दी गई, मामूली बात है, आप समझते हैं? और जिस तरह से ये अफवाह फैल रही थी, लग रहा था कि बिहार अब तो झुलस जाएगा। एसपी जाता है, आकर के खंडन करता है, डीआईजी जाता है, आकर खंडन करता है, किसी का कोई बात का असर नहीं होता है। डीजीपी को शौक है नदी में जाकर कूदने का। मुझे मालूम था कि वहां कोई फोटोग्राफर था, कोई कैमरामैन था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला था, कोई प्रेस रिपोर्टर था, कोई नहीं था। मेरे सिपाही ने अपने मोबाइल से फोन कर लिए, वो फोटो ले लिया जो आज मीडिया में वायरल हुआ, बाद में चल करके, वो भी हमारे घटना के 8 दिन के बाद वायरल हुआ। लेकिन वो बोलने लगे कि नहीं, डूब करके नहीं मरा है, डूबने भर पानी नहीं है, यहाँ देखिए वहां देखिए। 38 मिनट तक में, वो तो वीडियो 1 मिनट का आपने देखा, 38 मिनट तक उस 20 फुट 12 से लेकर के 15 फुट गहरे पानी में 38 मिनट तक मैं तैरता रह गया, केवल वादी को ये संतुष्ट करने के लिए कि देखो न पानी गहरा है, तुम्हारे बेटे की लाश यहां से मिली है, तो ये मत बोलो कि नरबली दी गई है। एसपी को निर्देश दिया गया है कि सभी थाने में जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाए और वहां पर हर जाति के लोगों को थानेदार। देखिए, एक आदेश निकला कल, एक हमको मीडिया के लोगों ने पूछा था, उस आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। इसको अफवाह फैलाने वाले, नेगेटिव न्यूज बनाने वाले तरह तरह, उसमें लिखा है कि सारे समाज के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो, इस तरह से माने पोस्टिंग की जानी चाहिए कि किसी भी वर्ग में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में ये संदेश न जाए कि हम उपेक्षित हैं।
नहीं, ये पहले भी ये निकल सामाजिक समरसता का नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये नहीं पहले होता भी था, पहले नहीं होता था, 15 साल पहले तो बिल्कुल नहीं होता था ये।